कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं और आप अपने विचार किसी दूसरे के सामने रखें, आप अपनी बातें कहें, है ना? अपने घर में, बाहर, दोस्त से। तो जब हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो वो भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें मौखिक भाषा भी हो सकती है, लिखित। कुछ बातें ऐसी हैं हम बोल कर समझाते हैं, कुछ बातें ऐसी कि हम लिख के समझाते हैं। तो मौखिक लिखित दोनों तरह की भाषाएं होती। व्याकरण, व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का काम करती है ना, ताकि हम गलतियां ना करें, त्रुटियां ना करें। तो व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वो भाषा है। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा के रूप, भाषा दो तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जैसा भी मैंने आपको समझाया था। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। ठीक है, ये भाषा का प्राचीनतम रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, है ना, और इस रूप का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा ना, तो इसी का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग अब तक किया जाता है। तो इस प्रकार भाषा का वो रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। कि हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, तो वो मौखिक भाषा का रूप हुआ। ठीक है, अब आता है लिखित भाषा। अब देखो, मौखिक भाषा का उदाहरण क्या क्या है? जैसे टेलीफोन पर हम बात करते हैं, टीवी हम देखते हैं, हम भाषण सुनते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम नाटक देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। अब आता है लिखित भाषा। वरुण छात्रावास में रहता है, यानी हॉस्टल में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। ठीक है, माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। ये भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। तो इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार, ईमेल, एसएमएस आदि। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है। लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। फिर आता है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही। आपने देखा होगा ना, जब आप जाते हैं सड़क पे तो जो चौराहा होता है उसमें बीच में एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, वो इशारे से इधर रोकता है, इधर चलने के लिए कहता है। तो वो सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज होती है। मूक बधिर यानी कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन व्यक्तियों का वार्तालाप आदि।
व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। मातृभाषा, जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वो पंजाबी बोलता है। मीनल का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वो हिंदी बोलती है। तो इस प्रकार पंजाबी वो हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मातृभाषा की बात हुई, अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा पे। मातृभाषा मतलब जैसे हमारे भारत में घरों में हिंदी बोली जाती है, तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो हिंदी बोलनी सीखता है। ऐसे ही आप यूएस में देखो तो वहां की मातृभाषा अंग्रेजी है, मातृभाषा भी, राजभाषा भी, राष्ट्रभाषा भी अंग्रेजी है। तो उनके परिवार में सब इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देता है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। ये देश के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा, वो भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है और अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है। मानक भाषा, अब ये मानक भाषा क्या होती है? तो विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे गई मानक रूप, अंत मानक रूप, ज मानक रूप, ठंड, शुद्ध, द्वंद। तो ये देखो, ये इस तरह से लिखा जाता था, अब तरीका ये है, यानी कि इसके मानक रूप बदल गए। ये पहले ऐसे लिखते थे लेकिन अब सही तरीका ये है, तो इसमें ये मानक रूप बदल गए। बोली तथा भाषा में अंतर, तो भाषा का जो अल्प विकसित रूप है ना वो बोली कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जैसे पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी आदि। लिपि, प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया तब उसे अपने भाव अपने दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दी। यही चिन्ह लिपि कहलाए, है ना। देखो यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं आदिवासियों द्वारा। तो इस प्रकार मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक भाषा की जो है वो अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे संस्कृत ये भाषा है, ये लिपियां हैं। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी और उर्दू की है फारसी। पंजाबी की है गुरमुखी, बंगाली बांग्ला,
अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, जापानी हिरागाना, काताकाना या कांजी। अब बात करते हैं हम साहित्य की, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लिटरेचर। तो सदियों से विद्वानों और शिक्षाविदों व विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखा जा रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है और ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है। ठीक है। अब साहित्य के दो भेद होते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। गद्य मतलब जैसे निबंध, अनुच्छेद, कोई कहानी, और पद्य मतलब जैसे कोई कविता, पद, दोहा, है ना। तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्य साहित्य। जब विचार साधारण रूप में बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे, मैं घमंड में भरा हुआ एक दिन अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गई, है ना। तो इस तरह से तो गद्य साहित्य के उदाहरण हैं जैसे कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां व उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। अन्य गद्य लेखक जैसे मोहन राकेश, आधे अधूरे, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा आदि। अब आते हैं हम पद्य साहित्य पे। तो जब हम अपने विचारों को यानी कि काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, काव्य मतलब गायल द्वारा, तब वो पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है, जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। इस विधा के उदाहरण हैं गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित, चौपाई आदि। साकेत, मैथिली शरण गुप्त तथा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और पद साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अन्य रचनाकार एवं रचनाओं के कुछ उदाहरण: कबीर रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियां, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, झांसी की रानी, कोयल, कदम्ब का पेड़ आदि। ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण। तो जैसे मैंने बताया था कि व्याकरण जो है हिंदी को शुद्ध करने का काम करती है। दिए गए चित्र में अब देखिए, यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि तेरे को मेरे से क्या चाहिए, तो वो कह रहा है कि मेरे को तेरे से किताब चाहिए, है ना। तो दिए गए चित्र में बच्चा तेरे को तथा मेरे से तथा क्या चाहिए कह रहा है। ये शब्द सुनने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि यहाँ भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हो रहा। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण की दृष्टि से इन वाक्यों का शुद्ध रूप है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मुझे तुमसे किताब चाहिए। ठीक है। व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग को नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में जो है इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद तथा उनके उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों तथा वाक्य के भेद, अन्वय, संश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है।
तो ये चीज क्या सीखा हमने, भाषा और व्याकरण। प्यारे बच्चों, ये पार्ट ई में समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।